हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक नागर दीप स्टडी फॉर यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया ना, तो आप लोगों के 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10वीं का मैथ्स की परीक्षा अध्ययन की पूरी सीरीज, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पूरे समझाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी चाहते हैं कि अच्छे नंबर से पास हो, तो आप लोग इस वाले वीडियोस को देखना कभी ना भूलें, क्योंकि रोज शाम 7:30 बजे आपके लिए मैं दीपक नागर लेके आया हूँ परीक्षा अध्ययन कक्षा 10वीं गणित की सीरीज, जिसमें मैं 2 पार्ट पूरे मतलब कि अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ और अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। अगर आप सभी ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आई बटन पे भी आपको जगह जगह लिंक मिल जाएगी, और नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए दीप स्टडी फॉर यू, उस पर सारे वीडियो 1 बाय 1 डले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला होने वाला है चैप्टर नंबर 3 का भाग 1 होने वाला है, जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो करने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं, वो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर चर और अचर की बात होगी। अब यहाँ पर दो चर रहेंगे, मतलब x भी रहेगा और y भी रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं कि चर किसे बोलते हैं और अचर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी चर की बात आती है और एक अचर की बात आती है, तो अचर जो रहते हैं ना, वो सारे नंबर रहेंगे। जितने भी नंबर्स रहते हैं वो सब काय में आते हैं हमारे अचर में, और जितने भी अल्फाबेट्स रहते हैं, मतलब कि ABCD ए से लेकर के तो Z तक जो भी चीजें रहती है वो सारी काय में रहती है, चर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चर रहेंगे, AB रहेगा, XY रहेगा, LM रहेगा, है ना, TU कुछ भी हो सकता है, पर 2 चर यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है 2x - y और n = 0 का ग्राफ 2 रेखाएं प्रदर्शित करती है। तो वो रेखाएं कैसी होने वाली है, तो वो रेखाएं यहाँ पर समांतर रेखाएं होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ग्राफ ऐसा बनेगा जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या रहेगी, समांतर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर जाने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी, समांतर रेखाएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना कि समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल क्या होगा। ठीक है, तो इनका हल क्या होने वाला है, तो इनका हल यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब कोई हल नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर इसके साथ x के साथ तुलना करते हैं अपन, तो x के साथ क्या है 1 है, बटे में इसकी तुलना करते हैं, इसके नीचे क्या है -3 है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे में देखते हैं y के साथ क्या है 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। इसके y के साथ क्या है -6 है। ठीक है, इसके बाद में इसके साथ क्या है 5 है, यहाँ पे 5 हो गया, और इसके बटे में क्या है, इसके पास है 1 है। ठीक है, इसको काटेंगे 2 × 2 2 × 3 = 6, मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर है, फिर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना, मतलब कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर A1 बटे A2 ≠ B1 B2, तो वहां पर क्या होता, अद्वितीय हल होता। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसका हल क्या हो गया अपना, बी वाला हो गया। दूसरा है तीसरा, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं क्या होगी। देखो एक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, वो एक दूसरे के संगत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेखाएं होगी ना, वो आपस में क्या होगी, या तो प्रतिच्छेदी होगी या फिर समपाती होगी। ठीक है, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी या फिर समपाती यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, अगला देखते हैं समीकरण युग्म y = 0 और y = -7 के हल क्या होंगे। ठीक है, तो इनके हल कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि अगर जहां पर y = 0 है और y = -7 है, तो उसके हल कोई भी हल यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, समीकरण युग्म x = a एवं y = 0 ग्राफीय रूप में रेखाएं प्रदर्शित कौन सी रेखाएं करता है, तो वो दोनों रेखाएं क्या करेगी, a b पर उसको प्रतिच्छेद यहाँ पर करने वाली है। ठीक है, क्योंकि x बराबर तो a है और y बराबर b है, तो वहां पे क्या करेगी, वो जो है ना, वो a और b दोनों बिंदु जो है ना, वहां पर क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होगा, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, यहाँ पे क्या आया था कि A1 बटे तो A2 आ गया था, बराबर B1 बटे B2 आ गया था, है ना, और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था, तो यहाँ पर हमारे पास कैसे आया था, तो यहाँ जो संख्या आई थी वही बराबर थी इस संख्या के, पर ये वाली संख्या पूरी अलग आई थी, मतलब ये वाली संख्या इसके बराबर नहीं थी,
तो इसका आंसर क्या आया था, कोई हल नहीं है। तो ये वाला भी तो सेम हो ही है ना, इसका भी आंसर क्या आएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जो कि 2019 में आपका यहाँ पे आया था क्वेश्चन, अभी भी आ सकता है। और इससे एक क्वेश्चन फाइनल आने वाला है जो कि हर बार आता है। इसके बाद में जब A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 सब बराबर हो, है ना, अगर सब बराबर हो तो यहाँ पे बहुत सारे हल होने वाले हैं, क्योंकि सब तो एक दूसरे के बराबर है। उसका हल वो हो जाएगा, उसका हल वो, उसका हल वो, उसका हल वो, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे हल होने वाले हैं। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा कि इससे अनंतता अनेक हल होंगे। ये 2020 में भी आया था, 2025 में भी आया था, हो सकता है 2026 में भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया है कि if A1/A2 is not equal to B1/B2, तो यहाँ पे आंसर क्या जाने वाला है, अद्वितीय हल होगा, उसके जैसा कोई हल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि A1/A2, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा आया यहाँ पर कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तो ये वाले का होगा अद्वितीय हल। ठीक है, क्या होगा, अद्वितीय हल, कि इसके जैसा कोई हल हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक ही हल है। ठीक है, इसके बाद में कोई हल होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब अद्वितीय हल होगा। इसके बाद में दूसरा आता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है, पर बराबर नहीं है C1/C2 के, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, समझ गए ना। कब नहीं होगा कोई हल, जब एक तो बराबर रहे पर ये बराबर नहीं रहे, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। और जब ये बराबर नहीं रहे तो अद्वितीय हल होगा। और एक और बच रहा अपना कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब अगर सभी बराबर हो तो अनेक हल होंगे। ठीक है, ये चीज समझ लो, क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी है एक बार और। अब देख लेते हैं अपन फटाक से 8वां समीकरण दिखाएं। A1x B1 y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 पे अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि अद्वितीय हल हो मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये क्या रहेगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, एक बार बराबर और एक बार नहीं है, मतलब कि कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, और इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, और इसका क्या रहेगा, ये तो ऑप्शन ही गलत है, इसमें तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, इसके भी अनेक हल होंगे वैसे तो। ठीक है, अगला देखते हैं, ये जो है ना बराबर और इसके बराबर, तो रेखाएं कैसी होगी, तो रेखा एक दूसरे की क्या रहेगी, प्रतिच्छेदी होगी, जो कि हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। अब अगला, अगर ये सभी है तो यहाँ पे बोला गया है उन्होंने कि आश्रित एवं संगत होता है जब क्या होगा, तो जब इसके अनंतता अनेक हल होंगे ना, तब ये आश्रित रहेगा या फिर संगत रहेगा, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर सी जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे ना। अब उम्मीद है कि आप लोग ये सब चीज सीख गए होंगे और इतने में से एक आ जाएगा, इतने क्वेश्चन में से एक फाइनली आ जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं अपन रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान में आप सुन रहे हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होती है क्या कहलाता है, तो वो एक रैखिक समीकरण कहलाता है। क्योंकि देखो जिसकी एक रेखा क्या होती है, सरल रेखा हो। अब जो सरल रेखा होगा तो वो क्या रहेगा, एक रैखिक समीकरण रहेगा। ठीक है, अगला रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख क्या होगा, तो ये इसका एक सरल रेखा होगा, दोनों का एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, अगर रैखिक समीकरण है तो सरल रेखा आंसर आएगा, और अगर सरल रेखा दिया हो तो रैखिक समीकरण आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए ना। अगला x एवं y का मान युग्म x y जो दिए हुए समीकरण x प्लस bx प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, तो उस समीकरण का हल कहलाता है। हाँ, उस समीकरण का क्या कहलाएगा, वो हल कहलाएगा। ठीक है, अगला जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय क्या करेगा, तो तब अगर कोई हल होता है ना तो वो एक दूसरे क्या रहेगा, संगत रहेंगे। अगर हल नहीं होता है ना तो वो असंगत रहेंगे। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, असंगत रहेंगे। अभी बताया गया है ना, वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, असंगत रहेंगे। ठीक है, ठीक। अगला समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 में यदि x बराबर 3 रख दें तो y बराबर क्या होगा, तो देखो x प्लस वाई बराबर 8 है ना, तो x की जगह क्या रखना है 3, तो यहाँ पे 3 प्लस y बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा, 8 माइनस का 3, मतलब कि y बराबर क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 5। ठीक है, ये लो 5। समझ गए ना। तो इस प्रकार हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं
तो आप लोगों ने यहाँ पर रेगिस्तान भी देख लिया है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी क्लास लग रही होगी। अब तक आपने जम के लाइक भी कर लिया होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सही जोड़ी। तो रेखाएं संपाती हो, है ना, तो क्या होगा, ये सब चीजें भी पूछी जाती है। ठीक, तो अगर रेखाएं संपाती हो तो यहाँ पर अनंतता अनेक हल होंगे। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है। रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी हो तो यहाँ पर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा जो प्रतिच्छेदी हो। जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल तो होगा ही होगा, पर साथ ही यहाँ पे रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। समझ रहे हैं, यहाँ पर देखो प्रतिच्छेद कैसे करती है, ऐसे ऐसे रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जब भी दो जगह आ जाए ना तो आप समझ जाओ कि ये क्या होगा, प्रतिच्छेद होगी। ठीक है, अब रेखाएं समांतर हो तो क्या रेखा यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं समांतर हो मतलब ये दोनों रेखाएं ऐसे जा रही है। ठीक है, अब एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। अब ये बताओ ये कहीं मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। जब मिलेगी नहीं तो हल कैसे होगा, है ना। जब दो लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हल कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, समांतर है, और एक दूसरे की उधर जा रही है, पर ये एक दूसरे से मिलेगी नहीं, बोलेगी नहीं तो हल नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई हल नहीं होगा मतलब रेखाएं क्या रहेगी, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप मैंने जो पढ़ाया उसमें आप समझ चुके होंगे। इसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं। तो सत्य असत्य में क्या है, यदि समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 y = 2 रखना तो कहीं हो, तो देखो कितना सरल सा क्वेश्चन है कि x + 2y = 5। तो x की जगह रख दो 1 प्लस 2 गुणित y की जगह रख दो 2 = 5 है। ठीक है, तो 1 + 2 = 4 = 5 है। तो यहाँ पे 5 बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, सत्य है। कैसे सत्य है, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, और इधर भी क्या आ गया, सबको प्लस माइनस करने पर भी क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो मतलब ये क्या हो गया, एक दूसरे को समीकरण इसको संतुष्ट करता है, इसलिए ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग समीकरण का आर्य एक सरल रेखा होती है, नहीं हो सकती ना, तो ये तो क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, इसके बाद में रैखिक समीकरण युग्म के कहीं कोई हल नहीं हो सकते, या एक अद्वितीय हल हो सकता है अथवा अनंतता अनेक हल भी हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी रैखिक समीकरण युग्म है ना, मतलब दो समीकरण युग्म मतलब दो समीकरणों के या तो अद्वितीय हल हो सकते हैं, या अनंतता अनेक हल हो सकते हैं, या फिर कोई हल नहीं हो सकता है। इन तीनों कंडीशन को छोड़ के चौथी कोई कंडीशन होती है, नहीं होती है। तीनों कंडीशन सही है, इसलिए ये क्या जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद में समीकरण युग्म x = a है और y = 2 हो, तो दोनों समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं क्या, तो ये बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक दूसरे के ये हल हुए थे, है ना, इसलिए ये समांतर रेखा को निरूपित नहीं करेंगे। ax + by + c = 0 प्रकार के समीकरण रैखिक युगपत समीकरण होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए ये बिल्कुल सत्य हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजे आ रहे होंगे आप लोगों को, एक शब्द के उत्तर बचेगा, उसके बाद में क्लास समाप्त होने वाली है। हाँ, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो, तो वो असंगत कहलाता है। ठीक है, पहले भी पढ़ा था आपने रिक्त स्थान में भी, ठीक, वहां निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो तो वो असंगत कहलाता है, अगर कोई हल हो तो वो संगत कहलाता है। वहां समीकरण निकाय कहलाता है जिसका कोई हल हो होता है तो वो संगत ले जाता है। ये चलो ये भी आ गया। अभी देखो इस चीज को समझो, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को दो बार क्यों दिया, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सको। मैंने 3 बार बता दिया है, मतलब आपको पक्का याद हो गया। और अगर आपको पक्का याद हो गया ना, मतलब ये क्वेश्चन अगर आया सवाल आपके एग्जाम में, तो आप इसको पक्का करके आने वाले हो कि अगर कोई हल नहीं होगा तो असंगत, अगर कोई हल होगा तो संगत। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। पहला ही क्वेश्चन यही था अपना, क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, और अगर कोई रेखा रैखिक समीकरण में हो तो उसका आलेख कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा, इसका अपोजिट होता है। अगला, जब किसी समीकरण निकाय का अनंतता अनेक हल हो, थोड़ा सा गलत लिखा गया, अनंतता या अनंतता तशः लिखा गया, अनंतता अनेक हल हो तो उसका आलेख कैसा बनेगा, तो उसका जो आलेख बनेगा ना वो एक संपाती रेखाएं होगी, है ना, एक दूसरे की क्या होगी, संपाती रेखाएं होने वाली है। जब किसी समीकरण निकाय का हल कोई अद्वितीय हल ना हो तो उसका क्या रहेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगी। तो मैंने आपको ऐसे करके बताया a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे, दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, अतः कोई अद्वितीय हल ना हो उसके लिए आलेख कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनने वाला है। दो चर x और y चर वाले समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो ये मानक रूप तो ये रहेगा a x
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या होने वाला है, मानक रूप होने वाला है। ठीक है, तो दो चलों वाले एक एक समीकरण का मानक रूप ये होता है। इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो कि एक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए ना, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है ना। अब यहाँ पर आपको जो क्लास मिलने वाली है, जो कल अपलोड होगी और कल मिलेगी आपको चैप्टर नंबर इसका भाग 2, जिसमें आपको पूरे के पूरे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूरे करवाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 भाग होने वाले हैं। इस वाले जो ये चैप्टर है इसका 5 से 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए दीप स्टडी फॉर यू के साथ में। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहो।